हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की मिट्टी, उत्तराखंड में तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों से संबंधित हम आज के टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इससे रिलेट कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो प्रोक्टर स्क्रीनिंग हो, पीसीएस प्री हो, इसके अलावा उत्तराखंड से संबंधित कोई भी एग्जाम्स हों उसमें सब में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें सब में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। और अंत में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा के मैदानी भाग के गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों, गंगा का जो मैदानी भाग है उसमें जो गैर बाढ़ वाला क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो वहाँ पाई जाती है दोस्तों बांगर मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बांगर मिट्टी पाई जाती है दोस्तों गंगा के मैदानी भाग में, जहाँ गैर बाढ़ वाला क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तराई क्षेत्र एक समानांतर संकरी पट्टी के रूप में विस्तृत मैदान है जो है। तो दोस्तों, तराई क्षेत्र में के समांतर जो संकरी मिट्टी वाला जो मैदान है, उस मैदान में क्या है, वो समतल भी है, नम भी है और दलदला भी है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर जो मिट्टी है वो दलदली मिट्टी है, नम क्षेत्र है और समतल भाग है दोस्तों। तराई क्षेत्र के एक समांतर संकरी पट्टी, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, इसी प्रकार के यूनिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तराई क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो जो तराई क्षेत्र है दोस्तों, उस तराई क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है दोस्तों तरी वाला क्षेत्र। तो मैं मोनाक क्षेत्र भी नहीं कहा जाता, प्रस्तर क्षेत्र भी नहीं कहा जाता, मध्य हिमालय क्षेत्र भी नहीं कहा जाता। तो दोस्तों, जो तराई क्षेत्र है उसको कहा जाता है तरी वाला क्षेत्र कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तराई क्षेत्र की चौड़ाई विस्तृत है। तो दोस्तों, जो तराई क्षेत्र है उत्तराखंड का, वो तराई क्षेत्र का कितना विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है दोस्तों? तो तराई क्षेत्र का जो विस्तार है दोस्तों, वह है 20 से 30 किलोमीटर का भाग वो तराई क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, 20 से 30 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कुएं पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रखेंगे। ये आपका पीसीएस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है दोस्तों, कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कुएं पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये पाए जाते हैं आपके तराई क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तराई क्षेत्र में दोस्तों पाताल तोड़ या स्रोत कुएं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है। तो उत्तराखंड के जो कस्बे दिए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा तराई क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? औरंगाबाद, ज्वालापुर, ये भी तराई क्षेत्र में है दोस्तों। सितारगंज, बाजपुर, ये भी तराई क्षेत्र में आता है। काशीपुर, खटीमा दोस्तों, ये भी तराई क्षेत्र में आता है। तो इस आधार पर देखा जाए तो दोस्तों हमारे तीनों ऑप्शन इसके सही होंगे, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनता है दोस्तों। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों इस प्रश्न को। उत्तराखंड के निम्न कस्बों में से कौन सा तराई क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा। ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके तराई क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों, हमारे कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा गया है कि आप ऑप्शन को अ, मतलब डिटेल पूर्वक मत पढ़िए, आप सीधे सही आंसरों को बता दीजिए। तो हम उसी मेथड को अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तराई जिले का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों, जो तराई जिले हैं इनका गठन कब किया गया था, यानी कि कब इनको तराई जिले घोषित किया गया था दोस्तों?
तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। 1842 में 1842 में दोस्तों तराई जिले का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में कुमाऊनी व गढ़वाली लोगों के अतिरिक्त पंजाबी, बंगाली, सिंधी और हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र है जहां कुमाऊनी और गढ़वाली लोगों के अतिरिक्त पंजाबी लोग भी हैं, बंगाली भी हैं, सिंधी भी हैं, हरियाणवी भी हैं दोस्तों? तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां इस सभी प्रकार के लोग बसे हुए हैं दोस्तों? तो वो है दोस्तों हमारा तराई क्षेत्र में। तो तराई क्षेत्र हमारा ऐसा क्षेत्र है दोस्तों उत्तराखंड का जहाँ पर कुमाऊं गढ़वाली तो हैं ही, उसके अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी और हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा तराई क्षेत्र के बाद आता है भाबर क्षेत्र का। तो उत्तराखंड में भाबर क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो भाबर क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? वह है दोस्तों आपका चंपावत से देहरादून तक। तो चंपावत से देहरादून तक के क्षेत्र को दोस्तों इसको भाबर क्षेत्र का नाम दिया गया है। कहाँ से दोस्तों? चंपावत से लेके देहरादून तक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भाबर क्षेत्र के उत्तर में जो पहाड़ियां हैं दोस्तों उन पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो भाबर क्षेत्र के उत्तर में जो पहाड़ियां होती हैं उनको कहा जाता है दोस्तों शिवालिक पहाड़ियाँ। क्या कहा जाता है दोस्तों? उनको शिवालिक कहा जाता है और इस क्षेत्र को शिवालिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित ये पहाड़ियाँ होती हैं जिनको शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ भी कहते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है तराई क्षेत्र के उत्तर और शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र कितनी चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है? तो दोस्तों जो तराई क्षेत्र के उत्तर में एवं शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में, ठीक है, तराई क्षेत्र के उत्तरी भाग और शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में स्थित जो भाबर क्षेत्र है उसके कितनी चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है? तो दोस्तों ये जो भाबर क्षेत्र है दोस्तों ये 10 से 12 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों ये एक चौड़ी पट्टी के रूप में है जो 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो भाबर क्षेत्र जो दोस्तों बना हुआ है वो किन चीज़ों से इसका निर्माण हुआ है? ऑप्शन है दोस्तों इसमें कंकर पत्थर, मोटे बालू से, कीचड़ से या विकल्प ए और बी दोनों सही। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों इसमें दोस्तों ये जो क्षेत्र बना हुआ है ये बना है कंकर पत्थर और मोटे बालू से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होंगे और विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों तो भाबर क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है वो कंकर पत्थर और मोटे बालू से हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। भाबर क्षेत्र का निर्माण किस युग में हुआ है? तो दोस्तों जो भाबर क्षेत्र है इसका निर्माण किस युग में हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है दोस्तों प्लीस्टोसीन युग में। कौन से युग में? प्लीस्टोसीन युग में भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है और इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। थोड़ा यूनिक वर्ड है इसलिए जो है इसको आप नोट कर लीजिएगा और आंसर है प्लीस्टोसीन युग जो भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भाबर क्षेत्र कृषि हेतु उपयुक्त नहीं है जहां मुख्यतः पाया जाता है। तो दोस्तों जो भाबर क्षेत्र है ये क्या है दोस्तों? ये कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है क्योंकि एक तो यहाँ पर पाई जाती हैं जंगली झाड़ियाँ और दूसरा यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, इसलिए जो है ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भाबर क्षेत्र जो कृषि हेतु उपयुक्त नहीं है वहाँ पर जंगली झाड़ियाँ और प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है वाह्य हिमालय। ठीक है दोस्तों
तो जो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ होती है दोस्तों, इनको वाय हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। या वाय जो हिमालय है, इसमें शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है? तो दोस्तों हिमालय जो है उसका सबसे नवीनतम भाग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों वाही हिमालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इसको। तो हिमालय का सबसे नवीनतम भाग को वाही हिमालय कहा जाता है, और जो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ होती हैं दोस्तों, उनको भी वाही हिमालय के नाम से जाना जाता है। और भाबर क्षेत्र में दोस्तों पाई जाती हैं, एक तो झाड़ियाँ पाई जाती हैं और प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, जिनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाही हिमालय का निर्माण काल माना जाता है। तो दोस्तों जो वाही हिमालय है, इसका निर्माण काल कब माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है दोस्तों मायोसीन से निम्न प्लायोसीन तक। ठीक है दोस्तों, मायोसीन से कहाँ तक? निम्न प्लायोसीन तक इसको वाही हिमालय का निर्माण काल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, शिवालिक पर्वत श्रेणी की औसत चौड़ाई कितनी है? तो दोस्तों शिवालिक पर्वत श्रेणी है दोस्तों, इसकी एवरेज चौड़ाई कितनी है, इसकी औसत चौड़ाई कितनी है दोस्तों? ये है दोस्तों 10 से 20 किलोमीटर। ठीक है, तो ये औसतन जो है 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई है शिवालिक पर्वत श्रेणी की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवालिक श्रेणी उत्तराखंड में कितने जिलों तक विस्तृत है? तो दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत जो शिवालिक श्रेणी है दोस्तों, वो टोटल कितने जिलों तक स्थित है? वो है आपका 7 जिलों में विस्तृत है दोस्तों शिवालिक श्रेणी। ठीक है दोस्तों, कितने जिलों में? 7 जिलों में। ठीक है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस पेपरों में। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवालिक श्रेणी की जलवायु है। तो दोस्तों जो शिवालिक श्रेणी है, इसकी जलवायु कैसी है दोस्तों? तो इसकी जो जलवायु है दोस्तों, वो गर्म और आर्द्र है। ठीक है दोस्तों, तो शिवालिक श्रेणी की जलवायु कैसी है? गर्म एवं आर्द्र जलवायु है। बढ़ते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन है दोस्तों, एवोर्ट माउंट किस जिले में स्थित है? ये आपने देखना है। तो एवॉर्ड माउंट दोस्तों, ये है आपके कौन से ज़िले में? ये है आपका चंपावत में। कौन से ज़िले में दोस्तों? चंपावत में स्थित है। इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, शिवालिक क्षेत्र में सामान्यतः वर्षा होती है। तो दोस्तों शिवालिक क्षेत्र में है, उसमें सामान्यतः वर्षा कितनी होती है? तो दोस्तों शिवालिक क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है दोस्तों। ठीक है, 200 से 250 सेंटीमीटर, इनके ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस श्रेणी की नवीनता के कारण इसमें जीवाश्म मिलते हैं? तो दोस्तों किस श्रेणी की नवीनता के कारण इसमें जीवाश्म मिलते हैं? ऑप्शन है वाही हिमालय, मध्य हिमालय, वृहत हिमालय या ट्रांस हिमालय। तो दोस्तों जो है हिमालयी भाग के नवीनता के कारण इसमें जीवाश्म मिलते हैं दोस्तों, ये मिलते हैं दोस्तों वाही हिमालय में। ठीक है दोस्तों, वाही हिमालय की नवीनता के कारण ही इसमें जीवाश्म मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, और वाही हिमालय को नवीन हिमालय भी कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों उत्तराखंड का कौन सा हिमालयी क्षेत्र है जहां बरसात के टाइम पर बहुत अधिक वर्षा होती है दोस्तों? वह है दोस्तों आपका वाही हिमालय। तो वाही हिमालय ही एक ऐसा हिमालयी भाग है दोस्तों जहां पर जो है बरसात के टाइम पर बहुत अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में दून कहा जाता है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत दून किस भाग को कहा जाता है दोस्तों? तो उत्तराखंड में जो दून कहा जाता है दोस्तों, वो होता है संरचनात्मक घाटियों को। जो संरचनात्मक कंस्ट्रक्टिव जो घाटियां हैं दोस्तों, संरचनात्मक हैं दोस्तों, वो घाटियों को क्या कहा जाता है? दून नाम दिया जाता है।
तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों पहले प्रीवियस पेपर में, इसलिए आप इसको भी नोट करेंगे दोस्तों। तो उत्तराखंड में दून कौन सी किसको कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है संरचनात्मक घाटियाँ जो होती हैं उनको दून नाम दिया जाता है दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों दून से संबंधित है। तो उत्तराखंड में सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 दून के नाम है। एक तो कोठरी है, चोखम है, पतली है या देहरा है। तो इनमें से उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है दोस्तों? वो है आपका देहरा। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध दून कौन सा है? देहरा है, जिसको मिला के बन गया दोस्तों देहरादून। ठीक है, क्या बन गया दोस्तों? देहरादून बन गया दोस्तों, ठीक है। तो ये उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध दून भाग है दोस्तों, ठीक। लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दून घाटी को जाना जाता है। तो दोस्तों दून घाटी को किस नाम से जाना जाता है? देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो दून घाटी है उसी को देहरादून नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये संरचनात्मक घाटियाँ होती है दोस्तों। तो इन इस संरचनात्मक घाटी में देहरादून भी एक संरचनात्मक घाटी है। तो इसलिए जो है देहरादून को दून घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो दोस्तों जो लघु हिमालय है वो किसके मध्य स्थित है दोस्तों? यह है दोस्तों शिवालिक व महा हिमालय के मध्य। तो शिवालिक और महा हिमालय के मध्य भाग को दोस्तों लघु हिमालय कहा जाता है। तो लघु हिमालय कहाँ स्थित है दोस्तों? शिवालिक और महा हिमालय के मध्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड में कौन सा स्थान है जो पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, मसूरी। तो मसूरी दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है मसूरी पहाड़ी स्थित है। तो जो मसूरी पहाड़ी है दोस्तों कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों आपका मध्य हिमालय श्रेणी में। कहाँ पर आता है मसूरी पहाड़ी दोस्तों? ये आता है मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत इसको मसूरी को जो है माना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे दोस्तों इसको। उत्तराखंड का पामीर का किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जो पामीर है दोस्तों दून घाटी, दूधातोली श्रेणी, लाल टिब्बा श्रेणी या मसूरी श्रेणी। तो दोस्तों उत्तराखंड का पामीर जो है वह है दूधातोली श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर माइंड में सेट कर लीजिए कि दूधातोली श्रेणी को क्या कहा जाता है? इसको उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं? वो हो जाएगा दूधातोली श्रेणी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। शिवालिक श्रेणी में स्थित डोलोमाइट चट्टानों से चूना देहरादून के किन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों शिवालिक श्रेणी में जो स्थित डोलोमाइट चट्टान हैं उनसे चूना देहरादून के किन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों ये दो क्षेत्र हैं मदारसू। एक तो मंदारसू हो गया दोस्तों जहाँ से चूना निकाला जाता है, और साथ ही बाड़कोट। ये दो स्थान ऐसे हैं दोस्तों जहाँ से जो है देहरादून क्षेत्र में जो है चूना प्राप्त किया जाता है। तो है मंदारसू और बाड़कोट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? तो लघु हिमालय क्षेत्र की जो ऊंचाई है दोस्तों वह है 1200 मीटर से 4500 मीटर तक। कितना है दोस्तों? 1200 मीटर से 4500 मीटर तक जो है लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के लघु हिमालय क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो उत्तराखंड का जो लघु हिमालय क्षेत्र है दोस्तों वहाँ से क्या प्राप्त होता है? वहाँ से होता है एस्वस्टम, एस्वेस्टस दोस्तों यहाँ से खनिज के रूप में एस्वेस्टस प्राप्त होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है? तो पशु चारकों का स्वर्ग के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों बुग्याल भी हैं, ठीक है, इसके अलावा प्यार। तो बुग्याल और प्यार दोस्तों दोनों हैं जिन्हें पशु चारकों के रूप में जाना जाता है। तो इस आधार पर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बुग्याल और पयार दोस्तों ये पशुचारकों के स्वर्ग के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड में जासकर श्रेणी में अवस्थित प्रमुख दर्रे कौन से हैं? तो माना दर्रा, सलसल दर्रा, या ये सभी, या नीति दर्रा। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो जासकर श्रेणी में अवस्थित मुख्य दर्रे हैं वो कौन से हैं दोस्तों? वो ये सभी हैं, यानी कि माना दर्रा, सलसल दर्रा, नीति दर्रा, और ये तीनों दर्रे इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, ये सभी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से कौन से सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? ऑप्शन है बद्रीनाथ, कामेट, केदारनाथ या नंदा देवी। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सबसे ऊंची हिमालय हिम आच्छादित पर्वत चोटी है दोस्तों? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नंदा देवी पर्वत जो है हमेशा दोस्तों ये जो है हिमाच्छादित रहता है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, नर नारायण पर्वतों के मध्य स्थित हैं। तो नर नारायण किन पर्वतों के मध्य स्थित हैं दोस्तों? ये हैं बद्रीनाथ। कहाँ है दोस्तों? बद्रीनाथ दोस्तों, बद्रीनाथ पर्वतों के मध्य में स्थित है नर नारायण मंदिर। ठीक है दोस्तों। लेते ही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, ये पूछा गया है बहुत बार। तो दोस्तों जो पंचाचूली शिखर है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो ये है दोस्तों 6,904 6,904 मीटर है दोस्तों पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है रानीखेत, जोशीमठ, गोपेश्वर या ऋषिकेश। तो दोस्तों इनमें से कौन सा पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। ऋषिकेश दोस्तों मैदानी भाग है, बाकी रानीखेत, जोशीमठ और गोपेश्वर तीनों दोस्तों पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी तक जो हमारी क्लासेस थी वो आपके उत्तराखंड से संबंधित थी। अब थोड़ा हम उत्तराखंड के साथ साथ जो है सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन यहाँ पर स्टडी करेंगे दोस्तों आज। तो आज के क्लास में हमने जो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, ऑप्टिक्स से संबंधित ले रखे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का निम्न में से किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो दोस्तों जो पानी में अगर कोई बर्तन में सिक्का पड़ा हो तो वो सिक्का जो है किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन है प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, या प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो दोस्तों जो सिक्का उठा हुआ महसूस होता है उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें होती हैं। तो ध्रुवण की कौन सी घटना है जो है प्रकाश के ध्रुवण से संबंधित जो एक्सपेरिमेंट होता है दोस्तों, उससे प्रकाश तरंगों के किस प्रकार की प्रकृति का पता चलता है दोस्तों? तो उससे पता चलता है कि प्रकाश तरंगें जो हैं अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं दोस्तों। अनुप्रस्थ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता निम्न में से कितनी होगी? तो लेंस की जो क्षमता होती है दोस्तों वो होती है डायप्टर में पी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फोकस दूरी। ठीक है, तो इसे पी अगर हम निकालेंगे तो 1 यानी कि 1 हो जाएगा 100 और 100/10। ठीक है दोस्तों, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक एक जीरो। तो इससे जो हमारा पी इज इक्वल टू आ जाएगा 10। 10 क्या आ जाएगा दोस्तों? डायप्टर। क्या आ जाएगा? 10 डायप्टर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक रंग हैं। तो प्राथमिक रंग कौन सा है दोस्तों? इंद्रधनुष के रंग, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग, प्रकृति में पाए जाने वाला रंग, या वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जाते। तो दोस्तों जो प्राथमिक रंग होते हैं वो होते हैं जो प्रकृति में नेचुरली जो पाए जाते हैं, यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले जो रंग होते हैं दोस्तों, इनको प्राथमिक रंग का कहा जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण काम में लेते हैं? तो दोस्तों जब दाढ़ी बनाई जाती है तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से
कोई नहीं। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है अवतल दर्पण। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास हम आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे लगातार इसी प्रकार की क्लासेस आपको मॉर्निंग शिफ्ट में सामान्य ज्ञान से संबंधित और साथ ही जो है उत्तराखंड से संबंधित क्लास आपको मॉर्निंग में डेली देखने को मिलेगी दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आपको इवनिंग में जो है शिक्षण अभिरुचि की क्लास डेली मिलेगी। तो इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।